बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करते हैं। चैप्टर आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन। म्यू, ये जो मैंने एक नोटेशन यहाँ पे राइट डाउन की है, इसको आप म्यू बोलते हैं। और पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से क्या करते हैं, डिनोट। कि आज हमने टेस्ट करना है अपने पॉपुलेशन मीन को, सिंगल पॉपुलेशन मीन। वो कहता है कि बिफोर स्टार्ट द टेस्टिंग प्रोसीजर some mutations are used for population and sample are। याद रखें कि पॉपुलेशन और सैंपल आपके पास क्वेश्चन के अंदर, इसके टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन के अंदर दो तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास दी जाएंगी। एक पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन होगी और एक सैंपल इंफॉर्मेशन। अब पॉपुलेशन के लिए हम ग्रीक लेटर्स जो हैं वो यूज करते हैं। सैंपल के लिए हम अल्फाबेटिक लेटर्स जो हैं इनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जैसे उसने दो ये टेबल उसने सिंपल दिया, साइज, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चार चीजें आपके पास यूज होंगी आपकी स्टेटमेंट के अंदर जब भी आप सिंगल पॉपुलेशन मीन को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अगर तो पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन है तो पॉपुलेशन साइज को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास सिग्मा होगी। जबकि सैंपल के लिए आप जो साइज होता है इसको आप स्मॉल एन से डिनोट करें, कैपिटल एन नहीं बल्कि किससे हम इसको डिनोट करेंगे, स्मॉल एन के साथ। जबकि सैंपल मीन को हम एक्स बार के साथ डिनोट करते हैं, सैंपल वेरिएंस कैपिटल एस स्क्वायर या स्मॉल एस स्क्वायर। दो तरह के वेरिएंसेस आप यूज करते हैं। अभी मैं नीचे चल के उसको मैं डिफाइन भी करता हूं। एक कैपिटल एस स्क्वायर है और दूसरा स्मॉल एस स्क्वायर। और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को कैपिटल एस या स्मॉल एस से आप क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस टेबल को अच्छे तरीके से आपने अपने माइंड में रखना है कि पॉपुलेशन के लिए आप ये नोटेशन यूज करेंगे, सैंपल के लिए आप ये नोटेशन। अब मैंने दो बताए, एक कैपिटल एस स्क्वायर, एक स्मॉल एस स्क्वायर। कैपिटल एस स्क्वायर आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है डिस्पर्शन वाले चैप्टर के अंदर। कैपिटल एस स्क्वायर दैट इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। जबकि स्मॉल एस स्क्वायर क्या होता है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। कैपिटल एस स्क्वायर का डिवाइजर स्मॉल एन होता है, स्मॉल एस स्क्वायर का डिवाइजर एन माइनस 1 होता है। याद रखिए, कैपिटल एस स्क्वायर बाइस्ड होता है जबकि स्मॉल एस स्क्वायर जो है ये आपके पास अनबाइस्ड एस्टीमेट होता है। और जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो जो वेरिएंस है उस पर अगर आप रूट अप्लाई कर दो तो वो आपका क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कैपिटल एस स्क्वायर और स्मॉल एस स्क्वायर की मैंने बात की। तो याद रखें कैपिटल एस स्क्वायर में आपका जो डिवाइजर है वो एन है, जबकि स्मॉल एस स्क्वायर में आपका जो डिवाइजर है वो स्मॉल
n-1। अब हम चलते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रोसीजर, कि हमने जो भी इसके ऊपर हम कोई ना कोई एक मेथड, तरीकाकार, एक वे, एक प्रोसीजर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम अडॉप्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर में उसी प्रोसीजर को मैंने 1 by 1 आपके साथ डिफाइन भी किया था कि हाइपोथेसिस थे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स था, क्रिटिकल रीजन था, ठीक है। वो सारी मैंने टर्मिनोलॉजीज आपके साथ यहाँ पे लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज आपके इस टेस्टिंग प्रोसीजर के अंदर क्या होंगी, यूज। अब वो कहता है कि हमने पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करना है और इसके प्रोसीजर के लिए आप जो है कुछ स्टेप्स जो हैं वो आप क्या करते हैं, यूज कर। अब वो कहता है कि नाउ वी डिस्कस द टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन व्यू। अब वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द स्टेटमेंट केयरफुली। याद रखें कि सबसे पहले आपके पास जो भी एक स्टेटमेंट दी जाएगी, आपने उस स्टेटमेंट को केयरफुली रीड आउट करना, क्योंकि उस स्टेटमेंट के अंदर ही आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन जो हैं आपकी टेस्टिंग से रिलेटेड, उसी स्टेटमेंट के अंदर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होगी, मालूम मौजूद होगी। और इसीलिए सबसे पहला स्टेप इसमें यही होता है कि आपने अपनी स्टेटमेंट को केयरफुली रीड आउट करना है, उसको 1-2 दफा आपने रीड आउट करना है, उसको समझना। उसके बाद वो उसने कहा द स्टेटमेंट कंसिस्ट बोथ पॉपुलेशन एंड सैंपल इंफॉर्मेशन एंड सेपरेट द पॉपुलेशन एंड सैंपल इंफॉर्मेशन। वो कहता है कि आपकी जो स्टेटमेंट होगी उसमें पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन भी होगी और सैंपल इंफॉर्मेशन भी होगी। आपके पास पॉपुलेशन मीन भी होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस भी होगा, आपके पास सैंपल मीन भी होगा, सैंपल वेरिएंस भी हो सकता है, आपके पास एन भी हो सकता है, पॉपुलेशन साइज भी हो सकता है, आपके पास सैंपल साइज भी हो सकता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकती है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकती है। तो आपकी स्टेटमेंट के अंदर पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन भी होगी और सैंपल की इंफॉर्मेशन भी, और आपने उन दोनों इंफॉर्मेशन को सेपरेट करना है कि पॉपुलेशन को अलग करना है, सैंपल को अलग करना है। वो कहता है कि फॉर पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन यूज पॉपुलेशन म्यूटेशंस एंड फॉर सैंपल इंफॉर्मेशन यूज सैंपल म्यूटेशन। पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन के लिए पॉपुलेशन म्यूटेशन को यूज करना है, सैंपल इंफॉर्मेशन के लिए सैंपल म्यूटेशंस को क्या करना है, यूज करना है, विच इज डिस्क्राइब इन अबव टेबल, जो मैंने इस टेबल के अंदर यहां पर आपके साथ क्या कर दी, डिस्क्राइब। जैसे वो कहता है द पॉपुलेशन मीन इज 30, तो आप क्या लिखोगे, म्यू इज इक्वल टू 30। A sample size of 20 elements, so sample size small है, gave x bar, sample mean x bar है। अगर पॉपुलेशन वेरिएंस की बात करेगा तो सिग्मा स्क्वायर से उस वैल्यू को डिनोट करेंगे। अगर सैंपल की बात करेगा तो सैंपल एक्स स्क्वायर से उस वेरिएंस को क्या कर देंगे, डिनोट कर। तो ये टेबल को आपने अपने माइंड में रखना है और इंफॉर्मेशन को आपने इन म्यूटेशंस के साथ क्या कर देना है, डिनोट करना है, उनको राइट डाउन करना। तो पहला स्टेप हमारा कि हमने सैंपल और पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन को बाइफरकेट करना है, हमने उनको सेपरेट करना है, और उनके लिए हम पॉपुलेशन के लिए पॉपुलेशन म्यूटेशन यूज करेंगे, सैंपल के लिए हम सैंपल म्यूटेशंस जो हैं उनको क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास वो कहता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंसिस्ट द फॉलोइंग 6 स्टेप्स। अब याद रखें कि हमने जब भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अप्लाई करनी, चाहे हम सिंगल पॉपुलेशन मीन की बात कर रहे हैं या हमने डिफरेंस बिटवीन 2 पॉपुलेशन मीन्स की बात करनी है,
हमने इंडिपेंडेंसी की बात करनी है, हमने वेरिएंसेस के टेस्ट्स की बात करनी है, हमने अनोवा की बात करनी है कि जो जहां पर भी हमने टेस्टिंग प्रोसीजर, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रोसीजर हमने क्या करना है, अप्लाई करना है, वहां पर याद रखें हम ये 6 स्टेप्स जो हैं वो मस्ट हमारे क्या होंगे, इन्वॉल्व। इन्हीं 6 स्टेप्स के ऊपर आप अपनी सारी की सारी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपकी क्या करती है, बेस करती है। और यही 6 स्टेप आपने हर क्वेश्चन के अंदर क्या करने हैं, अप्लाई। सबसे पहले आपके पास है पहला स्टेप, हाइपोथेसिस। मैंने कल भी बताया था, स्टेटमेंट्स, assumptions that are given in the statement। ये आपकी जो गिवन स्टेटमेंट होगी, जो आपका क्वेश्चन होगा, उस स्टेटमेंट के अंदर ये हाइपोथेसिस आपके पास दिया जाएगा। नल हाइपोथेसिस दे देगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे देगा। अब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, H नॉट नल, H1 अल्टरनेट। मैंने ये कल भी बताया कि अब मैं H नॉट H1 यूज करूंगा। H नॉट आपका नल हाइपोथेसिस, H1 आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अभी आप देखें, अगर आपका नल हाइपोथेसिस H नॉट, कि वो कहता है कि म्यू इक्वल म्यू नॉट, वो कहता है टेस्ट द पॉपुलेशन मीन इज 30, इसका मतलब म्यू किसके इक्वल है, 30 के। तो मैंने 30 को यहां पर जनरली किससे डिनोट कर दिया, म्यू नॉट से डिनोट कर दिया। ये म्यू नॉट बेसिकली वैल्यू है। अगर वो कहता है स्टेटमेंट में उसने कहा कि टेस्ट द पॉपुलेशन मीन इज 30, तो पॉपुलेशन मीन आपका क्या है, 30 है। तो H नॉट आपका क्या बनेगा कि म्यू इज इक्वल टू 30, इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। अगर इक्वल है तो इसके अगेंस्ट ये 3 अल्टरनेट बन सकते हैं, नॉट इक्वल, ग्रेटर, या क्या हो सकता है, लेस हो सकता है। म्यू इज नॉट इक्वल 30, म्यू इज ग्रेटर देन 30, म्यू इज लेस देन 30। ये भी आपको स्टेटमेंट से ही पता चलेगा। अगर वो कहता है कि म्यू इज अल्टरनेट दैट म्यू इज नॉट इक्वल 30, या मीन इज ग्रेटर देन 30, या मीन इज इंक्रीजेस, या वो कह सकता है मीन इज स्मॉलर, मीन इज डिक्रीजेस। तो मीन आपका 30 से बढ़ गया है, या मीन आपका लार्ज हो गया, या मीन आपका स्मॉल हो गया, या मीन आपका डिक्रीज हो गया, तो फिर आप इसके लिए ग्रेटर या लेस का साइन जो है फिर आप क्या करते हैं, यूज। तो अगर H नॉट इक्वल है तो अल्टरनेट इन तीनों में से कोई एक आपके पास पॉसिबिलिटी जो है वो क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। इसके बाद अगर H नॉट वो आपको देता है कि म्यू इज ग्रेटर इक्वल म्यू नॉट, तो फिर अब ग्रेटर इक्वल है, कि इक्वल भी है ग्रेटर भी है। अब ग्रेटर इक्वल का अल्टरनेट साइन क्या होगा, लेस। ग्रेटर इक्वल का अल्टरनेट साइन हमेशा क्या होगा, लेस। तो अगर H नॉट ग्रेटर इक्वल की फॉर्म में है तो H1 आपका हमेशा लेस की क्या होगा, फॉर्म में होगा। H नॉट आपका, H1 आपका हमेशा लेस की फॉर्म में। इसी तरह अगर H नॉट आपके पास लेस इक्वल की फॉर्म में है, कि म्यू इज लेस इक्वल म्यू नॉट, कि म्यू इज लेस इक्वल 30, म्यू आपका 30 या 30 से लेस है, तो अल्टरनेट क्या बनेगा, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, जब म्यू इज ग्रेटर देन 30। तो याद रखें, ये मैंने 3 पॉसिबिलिटीज बनाई, 1, 2 एंड 3। अगर ये नल है तो इन तीनों में से एक अल्टरनेट बनेगा। अगर ये नल हाइपोथेसिस है तो अल्टरनेट हमेशा लेस बनेगा। अगर ये नल हाइपोथेसिस है तो अल्टरनेट हमेशा ग्रेटर बनेगा। और इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से कोई एक आपकी क्या होगी, हाइपोथेसिस होगा, जो आपके पास स्टेटमेंट के अंदर उसने इन द शेप ऑफ वर्ड्स आपको बताया होगा। और इसीलिए मैंने स्टार्ट में सबसे पहले शुरू में मैंने यही बात की है कि आपने अपनी स्टेटमेंट को केयरफुली रीड आउट करना है
और उसी स्टेटमेंट से अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप अपना नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसको आप क्या करोगे, डेवलप करोगे। उसके बाद सेकंड स्टेप आपके पास है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब ये मैंने कल भी बताया था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन एक्चुअली इट इज ट्रू, और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा के साथ। या आपके पास 5% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, जो भी वैल्यू वो देगा स्टेटमेंट के अंदर गिवन होगी। और अगर ये वैल्यू स्टेटमेंट के अंदर गिवन नहीं है तो मैंने कल भी बताया था कि फिर आप स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करते हैं, जो आपका क्या होगा, 5% होगा, या इसको आप 0.05। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा है, ये आपके पास स्टेटमेंट के अंदर गिवन होगा। जैसे वो कहता है सिग्निफिकेंस लेवल इज 2%, significance level is 1%, significance level is 5%, level of significance is 10%। ये आपको स्टेटमेंट में देगा। अगर तो स्टेटमेंट में देता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट में नहीं देता तो फिर आपने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करना है वो आपका क्या होगा बेटे, 5% होगा, 0.05। इसके बाद थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अभी मैंने कल भी बताया था, द न्यूमेरिकल फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेस्ट, द न्यूमेरिकल फॉर्मूला विच इज यूज्ड द वैल्यू ऑफ टेस्ट। कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्मूला, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसमें आप जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इसके अलावा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट आपके पास मौजूद हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास मौजूद हैं, टेस्ट आपके पास मौजूद हैं, जिनको आप यूज करते हो अपने पैरामीटर की कैलकुलेटेड वैल्यू को फाइंड आउट करने के। और वो जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला है वो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। और यहां पर हम सिंगल पॉपुलेशन मीन को डिस्कस कर रहे हैं। अब याद रखें, जब भी हम सिंगल पॉपुलेशन मीन को डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हम दो तरह के टेस्ट यूज करते हैं। एक आप जेड टेस्ट यूज करते हो और एक आप टी टेस्ट यूज करते हो। जेड आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट होता है, या आप इसको सिंपल नॉर्मल टेस्ट भी बोल सकते हो। और टी आप यूज करते हो स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन के, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये दो टेस्ट आप यहां पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब आपके पास तीन कंडीशंस है, याद रखें, और ये भी आपको स्टेटमेंट से पता चलेगा। आपके पास जो गिवन वैल्यूज है वहां से पता चलेगा कि आपने अपने क्वेश्चन के ऊपर कौन सा टेस्ट जो है वो आपने क्या करना है, अप्लाई कर। जिसको ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये तीन केसेस अगर आपको समझ आ जाएंगे तो आप सिंगल पॉपुलेशन मीन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, आप डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपकी 40-50% टेस्टिंग जो है वो इन्हीं तीन केसेस के ऊपर क्या करती है, बेस करती है, जिस पर आप जेड टेस्ट और टी टेस्ट अप्लाई कर। अब पहला केस क्या है कि व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज नोन, वही पहला स्टेप कि हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन को लगा किया कि हमारे पास सैंपल को लगा, पॉपुलेशन को लगा। अब आपने उन इंफॉर्मेशन में देखना है कि क्या आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दैट आर द सेम, अल्टरनेट है। बेसिकली वेरिएंस से आप स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली ले सकते हैं, अंडर रूट ले लें। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपके पास नोन है, नोन का मतलब गिवन है, गिवन इन स्टेटमेंट, वो वैल्यू आपके पास गिवन है, तो फिर आपने जेड टेस्ट अप्लाई कर।
फिर अंडरस्टूड है, फिर आपकी कोई दो राय नहीं है, फिर आप हमेशा क्या अप्लाई करोगे, जेड टेस्ट अप्लाई करोगे, और उसका जो फॉर्मूला बनेगा जेड इक्वल एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला जेड का बनेगा। क्लियर? अब दूसरा केस क्या है कि व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, इसका मतलब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एफ गिवन इन स्टेटमेंट, सिग्मा नहीं दिया बल्कि सिग्मा की जगह क्या दी है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दी। क्या दी है? सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड स्मॉल एन इज ग्रेटर इक्वल 30। फिर आपने अब याद रखें कि अगर सिग्मा अननोन होगा, सिग्मा नोन है तो जेड टेस्ट ही लगना, अगर सिग्मा अननोन है कि आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, तो फिर आपने एन को देखना है। अगर तो एन 30 या 30 से बड़ा होगा, 30 या 30 से बड़ा होगा, तो फिर आप क्या यूज करोगे, जेड टेस्ट है वो आप क्या करोगे, आप क्या यूज करोगे, जेड टेस्ट यूज करोगे। क्लियर हो गया जी? कि बात याद रखें, फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपकी अननोन होगी, ठीक है, उसकी जगह सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दी जाए, फिर आप एन को देखें, अगर एन 30 या 30 से बड़ा हो, इसके लिए हम लार्ज सैंपल का वर्ड भी यूज करते हैं। जब भी लार्ज सैंपल का वर्ड टेस्टिंग में यूज हो तो एन का मतलब एन, तो फिर आपका एन जो है वो 30 या 30 से क्या होगा, बड़ा हो, तो फिर भी आपने जेड टेस्ट यूज करना है। और इसका फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, जेड इक्वल एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल एस ओवर एन अंडर रूट, कैपिटल एस ओवर एन अंडर। क्या आप सिग्मा की जगह कैपिटल एस को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, बाकी आपका फॉर्मूला सेम है। देखिए वहां पे अगर सिग्मा नोन है तो यहाँ पे क्या था, सिग्मा ओवर एन अंडर रूट था। अब सिग्मा अननोन है, एन 30 से बड़ा है, 30 या 30 से बड़ा है, तो कैपिटल एस ओवर एन अंडर। अब तीसरा केस क्या है कि व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज अननोन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन इन स्टेटमेंट एंड n is less than 30, कि सिग्मा अननोन है, आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, लेकिन n आपका 30 से छोटा है। 30 से छोटे का मतलब स्मॉल सैंपल, जब भी वो स्मॉल सैंपल की बात करे तो इसका मतलब n आपका 30 से क्या होगा, लेस होगा। तो अगर आपका n 30 से लेस होगा तो फिर आप क्या यूज करोगे, टी टेस्ट यूज करो, और इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, टी एक्स बार माइनस म्यू नॉट स्मॉल एस ओवर एन अंडर। वो कैपिटल एस और स्मॉल एस मैंने दोनों आपको बताए हैं पीछे। कैपिटल एस का डिवाइजर एन होता है, स्मॉल एस का डिवाइजर एन माइनस 1 होता है, और टी में हम स्मॉल एफ जो है वो हम क्या करते हैं, यूज करते। तो ये भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का भी आपको कहां से पता चलना है, स्टेटमेंट से पता चलना है कि आपने जेड टेस्ट अप्लाई करना है, जेड टेस्ट अप्लाई करना है फॉर एन इज ग्रेटर देन 30, या आपने क्या अप्लाई करना है, टी टेस्ट अप्लाई। अब ये 3 केस आपने अपने माइंड के अंदर रखने हैं, जिसको ये 3 केस आ गए उसकी ये पॉपुलेशन मीन वाली टेस्टिंग जो है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है, हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ड्राइव करना है, और ये हमें स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि हम यहाँ पर कौन सा टेस्ट जो है वो हम क्या करेंगे, अप्लाई। इसके बाद चौथा स्टेप आपके पास क्या होगा, कैलकुलेशन। वो कहता है ऑल न्यूमेरिकल वर्क इज डन
in this step to calculate the value of test statistics which describe in step 3. ये देखिए, ये जो हमने फार्मूला डिफाइन किए हैं थर्ड स्टेप के अंदर, अब जाहिर बात है इसमें हमें एक्स बार, म्यू, सिग्मा, एन, ये सारी वैल्यू इसमें पुट करके हमें इसका न्यूमेरिकल वर्क करना पड़ेगा। अब वो कहता है कि जितना भी न्यूमेरिकल वर्क है इस थर्ड स्टेप z या t की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, वो सारे का सारा न्यूमेरिकल वर्क आपने किसके अंदर करना है, चौथे स्टेप के अंदर करना है, जिसको हम नाम देते हैं कैलकुलेशन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कैलकुलेशन। इसके बाद पांचवा स्टेप है क्रिटिकल विजन। अब याद रखें कि क्रिटिकल विजन मैंने कल भी बताया था आपको कि अब हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर हमने अपने टेस्ट को एक्सेप्ट करना है या क्या करना है, रिजेक्ट करना। और जो रिजेक्ट जिस विजन में करते हैं उसको आप क्रिटिकल विजन बोलते हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो क्रिटिकल विजन होता है, प्रीवियस लेक्चर जो था, जो क्रिटिकल विजन होता है दैट आर बेस्ड ऑन H1, ये H1 के ऊपर क्या करता है, बेस करता। और इसमें हमने दो तरह के टेस्ट पढ़े थे, 2 टेल 1 टेल। मैंने आपको बताया था अगर साइन नॉट इक्वल है तो 2 टेल है, अगर साइन ग्रेटर या लेस है तो 1 टेल। अब देखिए 2 टेल टेस्ट व्हेन H1 इज इन द फॉर्म ऑफ नॉट इक्वल। अब आपने H1 को देखना है पहले, अगर H1 नॉट इक्वल है तो आप कहेंगे 2 टेल, तो फिर Z की वैल्यू क्या बनेगी, Z मॉड्यूलस ग्रेटर इक्वल Z अल्फा बाई 2। जो मैंने 3 फिगर भी लास्ट लेक्चर में आपको दिखाई थी कि जब भी नॉट इक्वल होता था तो हम अपने अल्फा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते थे, लेफ्ट पे भी जाता था, राइट पे भी जाता था। और इस मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि वैल्यू पॉजिटिव भी है और वैल्यू नेगेटिव भी, वैल्यू पॉजिटिव भी है, वैल्यू नेगेटिव भी। इसी तरह टी मॉड्यूलस, अगर टी टेस्ट है तो टी मॉड्यूलस ग्रेटर इक्वल टी अल्फा बाई 2 इंटू न्यू, और न्यू आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और ये न्यू किसके इक्वल होगा, n-1, n-1। अब देखें अगर H1 ग्रेटर की फॉर्म में है तो 1 टेल है, तो फिर क्या होगा, Z ग्रेटर Z अल्फा, राइट साइड पे, याद हो कल वाली फिगर, लास्ट लेक्चर वाली फिगर, Z अल्फा राइट साइड पे लेते थे। अगर T है तो T इज ग्रेटर T अल्फा इंटू न्यू, और न्यू किसके इक्वल है, n-1 के। अगर लेस की फॉर्म में है, H1 लेस की फॉर्म में है तो फिर भी 1 टेल है, तो क्या था, Z लेस माइनस Z अल्फा। याद हो लास्ट लेक्चर में फिगर मैंने दिखाई थी आपको कि लेफ्ट साइड पे आता था, नेगेटिव वैल्यू मैंने बताया था, जब भी लेफ्ट पे होगा तो वैल्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर। इसी तरह T लेस माइनस T अल्फा इंटू न्यू, और याद रखें जब भी साइन लेस का होगा तो Z के साथ साइन माइनस अप्लाई कर, Z और T के साथ क्या अप्लाई करना है, साइन माइनस अप्लाई कर। तो Z लेस माइनस Z अल्फा, T लेस माइनस T अल्फा। तो आपने H1 को देखना है, अगर H1 नॉट इक्वल की फॉर्म में तो ये आपके क्रिटिकल रीजन्स बनेंगे, ये Z के लिए, ये T के लिए। अगर H1 ग्रेटर की फॉर्म में है तो ये आपका क्रिटिकल रीजन बनेगा Z के लिए, ये T के लिए। अगर H1 लेस की फॉर्म में है तो ये क्रिटिकल रीजन बनेगा Z टेस्ट के लिए, ये बनेगा T टेस्ट के, ये क्या बनेगा, T टेस्ट। क्लियर हो गया। इसके बाद क्रिटिकल रीजन बनाने के बाद फिर आप उस रीजन को वैसे ही, जो मैंने फिगर्स आपको बनाई थी वैसे ही आप उसको उन फिगर्स के ऊपर ड्रॉ करेंगे वैल्यूज को, और वैल्यूज को ड्रॉ करने के बाद वहां पर आप क्रिटिकल रीजन को डिफाइन करेंगे और एक्सेप्टेंस रीजन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको वो 3 फिगर्स आपको बताई थी, दिखाई थी। एक नॉट इक्वल में आपने देखा था कि दोनों साइड पे क्रिटिकल रीजन जाता था,
अगर ग्रेटर था तो राइट साइड पे जाता था, अगर लेस था तो किस साइड पे जाता था, लेफ्ट साइड पे आपका क्रिटिकल रीजन बनता था, जिसको आपने वो मैंने शेड किया हुआ था उसका ब्लैक कलर्स के साथ, वो आपका क्रिटिकल रीजन था। और जो आपका व्हाइट पोर्शन था वो आपका क्या था बेटे, एक्सेप्टेंस रीजन। वैसे ही आपने फिगर बना के उसके ऊपर उसको क्या कर लेना है, ड्रॉ। अब छठा स्टेप, अब हमने देना है रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है कि इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z और t, कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब ये चौथे स्टेप में जो आप z या t की वैल्यू फाइंड करो, जो चौथे स्टेप में ये फार्मूले में से के जरिए आपने जो z और t की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर वो कहता है कि ये z या t की वैल्यू अगर फॉल करेगी क्रिटिकल रीजन में तो H नॉट को रिजेक्ट करेंगे, और अगर ये अदरवाइज का मतलब अगर ये फॉल करेगी एक्सेप्टेंस रीजन में तो H नॉट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z एंड t, जिसको आपने चौथे स्टेप में कैलकुलेट किया है, अगर ये फॉल करेगी क्रिटिकल रीजन में तो आपने H नॉट को रिजेक्ट करना, और अगर ये वैल्यू फॉल करेगी एक्सेप्टेंस रीजन में आपने H नॉट को क्या करना है, एक्सेप्ट।